हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स के बारे में कि अरिथमेटिक ग्रोथ मॉडल क्या होता है, जियोमेट्रिक मॉडल अरिथमेटिक या फिर हम जिसको अरिथमेटिक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल क्या होता है और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल्स क्या होते हैं। ठीक है। इसके लिए हमने पढ़ा था कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है जिसमें जे शेप कर्व बनता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है जिसमें एस शेप कर्व बनता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल आप लैब में कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे आप रिसोर्सेज की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हो, बट जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है वो रियलिस्टिक होता है और इसको आप रियलिस्टिक होता है और रियलिस्टिक होने की वजह से उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है होने की वो हमेशा ज़्यादा रहती है। ठीक है, हमेशा एस शेप होता है। चलिए, और एक चीज़ और कि जो हमेशा जो नेचुरली जो फ़ॉलो किया जाता है वो हम नेचुरली जो फ़ॉलो होता है, वो खुद जो फ़ॉलो होता है वो भी आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि रिसोर्सेज़ कैपेसिटी फिक्स होती है, वी कैन नॉट बी अल्टर इट। सो फिर उसके हमने देखा था कि हमने कुछ एक नया टॉपिक शुरू किया था, इसका नाम था पॉपुलेशन इंटरेक्शन। कि एक ऑर्गेनिज़्म को, एक स्पीशीज़ को सर्वाइव होने के लिए भी एक दूसरे स्पीशीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि कोई एक सेल्फ स्पीशीज़ का एक स्पीशीज़ का खुद का कोई भी एक कह सकते हो खुद का एक इम्पोर्टेंस नहीं है, या फिर ऐसा कह सकते हो एक खुद एक 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 सिंगल स्पीशीज इसका खुद का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, या कह सकते हो खुद का एग्जिस्टेंस नहीं है। हमेशा उसको रहने के लिए दूसरे स्पीशीज के साथ में इंटरेक्ट करना पड़ता ही है। प्लांट को भी अगर नाइट्रोजन फिक्स करना है तो उसके लिए उसको बहुत सारे माइक्रोब्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। हमें भी अगर खुद को सर्वाइव करना है तो हमें प्लांट से फूड लेना पड़ता है, नाइट्रोजन साइकिल से माइक्रोब्स हमारे काम आते हैं। और जो आज आप सामने आपके पास सामने जो बायोडायवर्सिटी है, ये ये लाइक आपके एक इकोसिस्टम को मेंटेन करती है। सो हम लाइक हमारे सर्वाइवल के लिए भी हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग थिंग अपना अपना एक रोल कंट्रीब्यूट करती। दैट्स व्हाई वी आर कैपेबल टू बी लिव हियर। ओके। तो हमने पॉपुलेशन इंटरेक्शन शुरू किया था जिसमें हम देखा था कि हम वैरायटी ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ेंगे। ये सारे पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहला हम पढ़ते हैं कि बेसिक चीजें होती क्या है, इन सब चीजों के बारे में बेसिक बेसिक देखते हैं। कि जब कभी दोनों स्पीशीज जो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, इफ बोथ ऑफ आर गेट बेनिफिटेड, तो उसे हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। ठीक है। एग्जांपल के लिए कि मान के चलो कि आप दो स्टूडेंट्स हो, एक को अगर बायो की कॉपी चाहिए, एक को मैथ की कॉपी चाहिए। दोनों ने सॉरी फिजिक्स की कॉपी चाहिए, दोनों ने एक दूसरे को आपस में कॉपी को एक दूसरे को सर्कुलेट कर दिया, एक्सचेंज कर लिया, दोनों का फायदा है। दिस इज अ म्यूचुअलिज्म। फिर इसके अलावा जो प्रीडेशन है या फिर पैरासिटिज्म है, जिसमें केवल एक ही स्पीशीज बेनिफिटेड होती है, अदर स्पीशीज हमेशा हार्मफुल होती है। ठीक है। तो उस केस में हमेशा जो 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 आपका लाइक जो पैरासाइट्स है और जो प्रीडेटर है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है वो हमेशा लॉस में जाएगा। होस्ट या फिर ये कोई भी हो सकता है। इंटरेक्शन जहाँ पे एक स्पीसीज बेनिफिटेड है लेकिन दूसरी स्पीसीज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना हार्म है ना बेनिफिट है, सो कॉमनलिज्म बोलते हैं। एमिनलिज्म में एक स्पीसीज हार्म होती है लेकिन दूसरी स्पीसीज को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो उसको हम एमिनलिज्म बोलते हैं। प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कॉमनलिज्म शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, इंटरेक्टिंग स्पीसीज लिव क्लोज टुगेदर। आपका जो प्रीडेशन है, पैरासिटिज्म है या फिर कॉमनलिज्म है, ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि इसमें एक पर्टिकुलर एक पर्सन दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। द इंटरेक्शन स्पीसीज लिव क्लोजली टुगेदर, कि इसमें हमेशा इनका जो में लाइक जो इनका इंटरेक्शन होता है बहुत ज़्यादा क्लोज वे में होता है और हमेशा एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज पर डिपेंडेंट है, आइदर फॉर न्यूट्रिशन, आइदर फॉर ए शेल्टर, आइदर फॉर एनी पर्पसेस। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रीडेशन। प्रीडेशन हम जैसे कि एक ने आपने देखा होगा प्रीडेटर, आपने मूवी भी सुनी होगी प्रीडेटर। प्रीडेटर हम जनरली जैसे ही प्रीडेशन आपके माइंड में आता है तो एक आपको शेर, चीता जैसी चीजें आपके माइंड में आती हैं कि जो शेर या चीता, जो लॉयन टाइगर्स हैं, दे आर प्रीडेटर्स बिकॉज ये अपने जो भी होस्ट होता है उस होस्ट को खा जाते हैं। What would happen to the all energy fixed by the autotrophic organism if the community has no animals to eat the plant? एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि what would happen to the all energy fixed by autotrophic organism if the community has no animal to eat the plant? जो भी आपके ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है जो कि एनर्जी को फिक्स करते हैं, जो कि सनलाइट को फिक्स करके CO2 को फिक्स करते हैं, मतलब जो फोटोसिंथेटिक करते हैं, क्या होगा अगर कोई भी एनिमल उन प्लांट को खाने वाला नहीं है? आर यू गेटिंग मी? लाइक आई एम जस्ट रिलेटेड विद द फूड चेन। कि अगर मान के चलो कि प्लांट्स का नंबर बढ़ता चला जाए लेकिन उनको खाने वाले कोई भी एनिमल्स नहीं है, कैटल्स नहीं है, तो क्या होगा उनका? ऑब्वियस सी बात है, होगा क्या है कि प्लांट्स का नंबर बढ़ता चला जाएगा, और जब प्लांट्स का नंबर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, प्लांट और प्लांट के बीच में ही इंटरेक्शन कंपटीशन शुरू हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जब स्पीसीज बढ़ती है किसी भी हैबिटेट में तो आपस में सर्वाइवल के लिए एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, तो सर्वाइवल के लिए उनमें कंपटीशन शुरू हो जाता है।
तो ऐसा नहीं हो सकता। फूड चेन में हमेशा एक रूल है कि हमेशा फूड चेन में एक एनर्जी का फ्लो होता है फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द प्राइमरी टू द सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी टू द टर्शियरी। तो प्रोड्यूसर के अलावा प्राइमरी कंज्यूमर आल्सो इंपॉर्टेंट, द सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर्स और क्वार्टरी कंज्यूमर्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। सो यू कैन थिंक ऑफ प्रिडेशन एज अ नेचर ऑफ वेव ट्रांसफर ऑफ, लाइक अगर आप प्रिडेशन को देखते हैं तो इसमें नेचर, इट इज अ वे ऑफ, इट इज अ वे ऑफ ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर ट्रॉपिक लेवल, जिसमें एक एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम द वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। या फिर कह सकते हो कि जब प्रोड्यूसर जो एनर्जी बना, प्रोड्यूसर के पास जो एनर्जी होती है, जब प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल के एनिमल्स उसको खाते हैं तो दैट्स व्हाई एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द प्राइमरी कंज्यूमर। फिर प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाता है तो 10% एनर्जी का ट्रांसफर कंटिन्यूसली होता जाता है। ठीक है, तो मतलब कि कहने का मतलब है कि सिर्फ एक प्लांट, नो डाउट दे आर प्रोड्यूसर, सो केवल प्लांट होना ही काफी नहीं है, उसको खाने वाले एनिमल्स भी होने चाहिए, और जो एनिमल प्लांट को खाते हैं उसको भी खाने वाले एनिमल्स होने चाहिए। तो जनरली जैसे ये सब प्रिडेशन ही है, हम जनरली क्या होता है प्रिडेशन को हम सोचते हैं तो टाइगर, लॉयन, ये बड़े बड़े एनिमल्स हमारे माइंड में आते हैं, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। कि अगर मान के चलो कि स्पैरो, एक चिड़िया जो छोटे छोटे सीड खाती है, क्या वो प्रेडेटर नहीं है? प्रिडेशन, भक्षण तो वो भी कर रही है, प्रेडेटर मींस भक्षण। इवन एनिमल्स जो प्लांट को खाते हैं जिसको हम हर्बीवोरस बोलते हैं, लेकिन ब्रॉड इकोलॉजिकल, लाइक जो अगर हम इसको इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट से बात करें तो दे आर ऑल्सो ए प्रीडेटर, वो प्रीडेटर से कम नहीं है, क्योंकि वो उसको खाकर, प्रीडेशन एक नेचुरल फिनोमिना है, ये गलत नहीं है, क्योंकि एनिमल जब उसको प्लांट को खाते हैं जो हर्बीवोरस है, लाइक ए गोट, ये हर्बीवोरस है, वो प्लांट को खाकर अपनी एनर्जी, क्योंकि प्लांट में जो एनर्जी है, फूड है, वहां से वो एनर्जी लेते हैं, तो दैट इट्स हैपन इन नेचर। तो क्या होता है कि ये जो सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि प्रिडेशन के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द रैबिट, फिर रैबिट को डियर खाएगा, फिर डियर को कोई बड़ा एनिमल लाइक टाइगर खाएगा, टाइगर खाएगा, तो इस तरीके से लगातार ये एनर्जी का ट्रांसफर चलता रहता है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर ट्रॉपिक लेवल। This is a producer, the main tropic level, then energy get transferred from producer to the tropic rabbit, this is primary tropic level, then energies get transferred from rabbit to the deer, this is second tropic level, so that's why the energy, ओके, दिस इज अ कंड्यूट। कंड्यूट मतलब सिस्टम जिसके थ्रू एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हो, तो आपके कोई भी एक एनिमल एक तरह का कंड्यूट है जिसके अंदर एनर्जी भरी हुई है, उस एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है इस प्रिडेशन मैकेनिज्म के थ्रू। तो ये दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि क्यों ये होता है। Here deer work as a predator, deer अब like rabbit के ऊपर डिपेंडेंट है और rabbit प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इट मींस वी आर लाइक द वन स्पीसीज डिपेंड ऑन द अनदर स्पीसीज, लाइक ए फूड चेन बनता है जिसके थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर होता है वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर ट्रॉपिक लेवल, दैट्स व्हाई प्रिडेशन एक नेचुरल फिनोमिना है। देख, और इसके अलावा दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है कि ये प्री के कंसंट्रेशन को बनाए रखते हैं, क्योंकि क्या होगा, मान के चलो एग्जांपल के लेता हूँ कि अगर एग्जांपल कहने का मतलब है जैसे कि प्रोड्यूसर से रैबिट, रैबिट से डियर बढ़ गया, मान के चलो कि डियर नहीं रहे, तो क्या होगा, डियर नहीं रहे तो क्या हो, रैबिट का नंबर बढ़ने लगेगा, और रैबिट का जब नंबर बढ़ने लगेगा तो रैबिट इस अर्थ के ऊपर इतने ज्यादा हो जाएंगे कि इकोसिस्टम इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो प्रॉब्लम होता है क्या है कि जब डियर का नंबर बढ़ने लगे, डियर खत्म हो गए, तो रैबिट क्या हो, रैबिट को खाने वाला नहीं है, कोई नेचुरल प्रेडेटर उसका नहीं है। जब डियर रैबिट को खाने वाला नहीं है तो रैबिट का नंबर बढ़ने लगेगा, और रैबिट इस अर्थ के ऊपर इतने हो जाएंगे कि इंसानों को पैर रखने की जगह तक नहीं मिलेगी। फिर क्या होगा, जब रैबिट इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे तो इकोसिस्टम होगा वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक टाइम के बाद में रैबिट अपने आप, एक रैबिट ही एक दूसरे को खाने लग जाएंगे। और रैबिट जब इतने ज्यादा एक दूसरे के, क्या होगा, रैबिट इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, केक की वैल्यू तो लिमिटेड है, जब रिसोर्सेज लिमिटेड है तो रैबिट अब क्या करेंगे, रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं, रैबिट इतने सारे बढ़ गए, तो अब उस केस में क्या होगा कि रैबिट ही अब रैबिट को खाने लग जाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज कम पड़ गए खाने के लिए, तो इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। When a certain exotic species are introduced in a geographical area, they become invasive and start spreading the fast because the invaded land does not have its natural predator. मान के चलो कि आपने किसी स्पीसीज को किसी जगह ग्रो करवाया, एक जियोग्राफिकल एरिया में किसी स्पीसीज को ग्रो करवाया, कोई एक्सोटिक स्पीसीज है आपने ग्रो करवाया, अब होगा क्या, वो इन्वेजिव हो जाएगी, मतलब वो वहां पे अडॉप्ट करेगी उसकी सिचुएशंस को, और लगातार वहां पे ग्रो करेगी, क्यों, क्योंकि उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है। और जब नेचुरल प्रेडेटर होना भी जरूरी है, कहते हैं कि एक लाइक दोनों होने जरूरी है, तो एक जंगल में ध्यान रखना, हिरन होगा तो शेर भी होना जरूरी है, और अगर शेर है तो हिरन होना भी जरूरी है, तो इसलिए जंगल में क्या है कि सभी एनिमल्स होने जरूरी है, प्रे जरूरी है तो प्रेडेटर भी जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि एक स्पीसीज इतनी बढ़ जाएगी,
फिर लाइक उसको वो इकोसिस्टम अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर देगी। जैसे कि एक उदाहरण है, एक एग्जांपल है, ऑस्ट्रिया में 1920 में एक कैक्टस था, मतलब एक कैक्टस था, प्रिकली पियर कैक्टस। मैं आपको दिखाऊंगा फोटो, देखिए। ये एक इन्वेसिव, एक एक एक्सोटिक स्पीसीज थी। तो ऑस्ट्रिया में क्या हुआ, 1920 में एक कैक्टस को इंट्रोड्यूस किया गया, प्रिकली पियर कैक्टस बोलते हैं इसको, प्रिकली पियर कैक्टस इसका नाम था, प्रिकली पियर कैक्टस को इंट्रोड्यूस किया गया। अब क्या हुआ, जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो इसका कोई नेचुरल प्रेडेटर था ही नहीं। तो ये इतना ज्यादा वहां ग्रो करने लगा कि आसपास के जितने भी और अदर आपकी जो, अब क्या हुआ, ग्रो करने लगा। तो ये इतना ज्यादा ग्रो कर गया, इतना ज्यादा ग्रो कर गया कि वहां की जो और स्पीसीज थी प्लांट की, वो खत्म होने लगी। क्योंकि क्या हुआ कि अब उनके बीच में कंपटीशन होने लगा। ठीक है, कंपटीशन होने की वजह से ये थोड़ा ज्यादा भारी पड़ गया उनके ऊपर, तो उसने आसपास की सारी लाइक जो प्लांट की वैरायटीज थी, स्पीसीज थी, उनको खत्म कर दिया। देख ली प्रिकली पेयर कैक्टस। ठीक है, अब वो क्या हुआ, ये फेमस केस स्टडी भी है, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जब देखा गया कि कैक्टस इतना लगातार बढ़ रहा है, तो इस कैक्टस को खाने वाला एक प्रीडेटर, इसको कंट्रोल, इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाने के लिए एक कैक्टस को खाने वाला एक प्रीडेटर, एक मोथ को इंट्रोड्यूस किया गया। और वो इस इंट्रोड्यूस वहां पर आया, देखिए ये मोथ है। ठीक है, ये मौत है। ओके, अब ये इंट्रोड्यूस किया गया जिसने इस कैक्टस को खाया और इसको लाइक इसको कैक्टस को खाया, और कैक्टस को खाने पे इसके पॉपुलेशन को कंट्रोल रखा। तो ये एक एग्जांपल दे रखा है जहां पर, मतलब अब ये ध्यान रखना, अब ये जो प्लांट है, ये प्लांट अब उसके लिए प्रे हो गया, और ये जो स्पीसीज है ये उसके लिए प्रीडेटर हो गई। तो पहले क्या है कि कुछ बुक के अंदर ऐसा कंफ्यूजन दिया जाता है कि प्रीडेटर में हमेशा प्रीडेटर साइज में बड़ा होता है और प्रे छोटा होता है। लेकिन आप देखिए, आपके कुछ बुक में है ऐसा कंफ्यूजन कि प्रीडेटर हमेशा साइज में बड़ा होना चाहिए और प्रे हमेशा छोटा होता है। कि जनरली हम एग्जांपल किसका लेते हैं, शेर और डॉग का एग्जांपल लेके चलते हैं, लेकिन वो गलत है। अब यहाँ बताइए, प्रे बड़ा है कि प्रीडेटर बड़ा है? या तो प्रीडेटर बहुत छोटा है, प्रे कितना बड़ा है? तो उस केस में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं रखिएगा माइंड में कि प्रीडेटर और प्रे में प्रे छोटा होता है, प्रीडेटर बड़ा होता है। प्रे में बी एनीथिंग। ओके, ठीक है। इवन जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि जब किसी भी माइक्रोब्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, हम जब बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि हमें याद कीजिए, मैंने बताया था एग्रीकल्चर में माइक्रोब्स का क्या रोल है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि एग्रीकल्चर फील्ड में हम जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं फॉर किलिंग ऑफ द पेस्ट, तो एक मैंने एग्जांपल दिया था कि हम बायोलॉजिकल कंट्रोल मैकेनिज्म भी यूज कर सकते हैं। हम मतलब फूड चेन को यूज कर सकते हैं प्रेडेटर की, प्रे की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो क्या होता है कि याद कीजिएगा, मैंने बताया था उस वक्त, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे कि वायरस भी है, इवन बैक्टीरिया भी है। ये सब सब लाइक ऐसे बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज कर सकते हैं आप उसको। सो जिससे क्या होगा कि आपका पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो इस प्रीडेशन के मैकेनिज्म को एज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज कर सकते हैं, बिकॉज बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल में इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, जिससे कि प्रे की पॉपुलेशन को रेगुलेट करने में ये मदद करता है। प्रे की पॉपुलेशन को रेगुलेट करने में ये मदद करता है, क्योंकि इसमें कैपेबिलिटी होती है प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। Predator also help in maintaining a species diversity in a community by reducing the intensity of competition among the competing prey species। देखिए, एक एग्जांपल दूंगा थोड़ी देर में आपको। प्रीडेटर का एक्स का सिग्निफिकेंस यहाँ पर है, ये प्रीडेटर का सिग्निफिकेंस ही अगर आप देखो ना, सिग्निफिकेंस ही चल रहा है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हो। प्रीडेटर ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी। क्या होता है, अगर आपको मान के चलो कि अगर एक प्रीडेटर का एक और हेल्प होता है कि ये इस कम्युनिटी के अंदर स्पीसीज की डाइवर्सिटी को बनाए रखता है। क्योंकि क्या होगा, मान के चलो कि एक प्रीडेटर है एक प्रे है, आपने प्रे तो है लेकिन प्रीडेटर नहीं है। अब प्रीडेटर नहीं है, उसका नेचुरल प्रीडेटर नहीं है, प्रीडेटर और प्रे के कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखता है, नंबर बनाए रखता है। तो क्या होगा, अगर प्रीडेटर नहीं है तो प्रे बढ़ने लगेगा। अब जब प्रे बढ़ने लगेगा तो होता है क्या है कि प्रे और इतने सारे प्रे हो जाएंगे, तो नेचुरल रिसोर्सेज कैपेसिटी तो लिमिटेड है। तो अब क्या होगा कि नंबर बढ़ गए, पॉपुलेशन बढ़ गई है, लेकिन खाने के लिए अब जो खाने की रिसोर्सेस है वो कम है। तो क्या होगा कि अब अपनी इस कंप्लीट इस लाइक इसको कंप्लीट करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम इसकी लाइक अपनी भूख को कम करने के लिए, भूख को खत्म करने के लिए होगा क्या है कि उन्हीं स्पीसीज के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाएगा। और जब उन्हीं स्पीसीज के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाएगा तो उसको बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक, अगर एक ही स्पीसीज के बीच में हो रहा है। अब क्या हुआ कि जब एक स्पीसीज के बीच में कंपटीशन हुआ तो ये अपनी पॉपुलेशन को कंपटीशन के थ्रू कंट्रोल करेंगे। अब जब क्या होगा, फिर अगर उनका इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन शुरू हो गया तो दूसरी स्पीसीज दूसरी स्पीसीज से कंपटीशन करेंगे। और बाय द वे, अगर वो स्पीसीज जीत गई जिसका पहले प्रीडेटर नहीं था,
तो आसपास की सारी डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ये क्या होता है कि ये जो प्रेडेटर होते हैं ये एक कम्युनिटी के अंदर, एक एरिया के अंदर, जियोग्राफिकल एरिया में डाइवर्सिटी को मेंटेन रखते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है, इन रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी ऑफ अमेरिका पैसिफिक कोस्ट, जो अमेरिका में जो पैसिफिक कोस्ट का है, पैसिफिक कोस्ट की जो कम्युनिटी है जिसे हम रॉकी इंटरटाइडल कहते हैं, मतलब अमेरिका में जो पैसिफिक कोस्ट है वहाँ पे जो चट्टाने हैं, उनके चट्टानों पर, मतलब जो रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज हैं, वहाँ पर एक थी स्टारफिश पिजास्टर, एक इंपॉर्टेंट प्रीडेटर है। फील्ड एक्सपेरिमेंट में ऐसा पाया गया कि अगर आप उस स्टार फिश को वहां से हटा दें उस इंटरटाइडल एरिया से, तो उन्होंने देखा कि मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट, मतलब 10 से ज्यादा इनवर्टिब्रेट की स्पीसीज खत्म हो गई बिकॉज ऑफ द इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। क्या हुआ कि एक जो स्टार फिश पिसास्टर है, मैं आपको उसका उदाहरण फोटो दिखाता हूँ, ये देखिए, ये स्टार फिश पिसास्टर जो था, इसको ये प्रीडेटर की तरह काम कर रहा था और वहां पे बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स को खा रहा था। लेकिन क्या हुआ, आपने स्टारफिश को हटा दिया। अब क्या हुआ कि वहां पे जो आपकी जो प्रे थे, जो मतलब वहां पे आपके जो इन्वर्टिब्रेट्स थे, अब उन इन्वर्टिब्रेट्स का वो नंबर बढ़ने लगा। अब जब नंबर बढ़ने लगा तो ये इन्वर्टिब्रेट्स से अब इनका नंबर इतना बढ़ गया, तो उनको खाने के लिए रिसोर्सेज कम बचे, तो उनके बीच में कंपटीशन शुरू हुआ और कंपटीशन में दोनों ही खत्म हो गए। ठीक है, तो इन पे सारे के सारे खत्म हो गए। तो अब ये एक सिग्निफिकेंस है प्रीडेशन का कि जो कि कंपटीशन को बनाए रखता है। इफ ए प्रीडेटर इज टू एफिशिएंट, मतलब अगर मान के चलो प्रीडेटर बहुत एफिशिएंट है और आसानी से प्रे को एक्सप्लॉइट कर सकता है, तो क्या भगवान ने प्रे के पास में कोई नेचुरल मैकेनिज्म नहीं दिया कि वो अपनी सुरक्षा कर सके? एक कहा जाता है कि जब किसी एक जंगल में शेर और हिरन दोनों हैं, तो दोनों के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो अपने आप को बचा सकता है। शेर के पास कैपेबिलिटी है कि वो भाग सकता है, तो भगवान ने प्रे को भी दिया है कि देखिए, मैं एक के साथ नहीं जस्टिफाई करूंगा कि जस्टिफाइड कर रहा हूँ कि प्रे शेर के पास में ये सारी ताकत है। मैं तो प्रे के पास में भी, प्रेडेटर के पास सारी ताकत है, प्रे के पास में भी ताकत है, तुम अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। तो प्रे भी बहुत ज्यादा, प्रे को भी वो लाइक कंडीशन दी जाती है कि वो अपने आप को बचा सके। If the predator will also become extinct for lack of food, then the prey might become extinct and following it, the predator may also become extinct for lack of food. अगर ध्यान रखना कि एक चीज और है, ठीक है, चलो इस चीज के बारे में डिस्कस करता हूँ, लेकिन ध्यान रखना ये जो प्रीडेटर होते हैं ये बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, बहुत सेंसिबल होते हैं, नेचुरली प्रूडेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलो कि सारा प्रे खा गए, तो भैया प्रीडेटर एक टाइम के बाद भूख से मरेगा। तो ये बहुत ध्यान से प्रे को खाते हैं, एक ध्यान से प्रे को खाते हैं, क्योंकि अगर मान के चलो सारा प्रे एक बार में खा गए, तो होगा क्या कि कल उनको क्या मिले, कल तो कुछ मिलेगा ही नहीं। अगर मान के चलो एक एक फॉरेस्ट में अगर शेर सारे हिरणों को खा गए एक ही दिन के अंदर, तो कल कुछ मिलेगा ही नहीं। तो कल जब कुछ नहीं मिलेगा तो वैसे ही प्रेडेटर मरने लग जाएंगे। तो इसलिए दैट्स द रीजन द व्हाई द प्रेडेटर इन नेचर आर द प्रूडेंट, मतलब सेंसिबल होते हैं, क्यों केयरफुल होते हैं। बट एग्जैक्टली अगर बात करो, ये आइडियल प्रीडेशन की बात कर रहा हूँ, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। एग्जैक्टली ना होने की वजह से जनरली जो प्रीडेटर जो किसी प्रे पे डिपेंड होता है उसको पूरी तरीके से ही खा जाता है। लेकिन जो मैंने बताया कि भगवान ने प्रे को भी ताकत दी है कि वो अपने आप को डिफेंस कर सकता है विद द इम्पैक्ट ऑफ द प्रीडेशन। अब जैसे कि एक यहाँ पे दिया गया है उदाहरण, सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग आर द क्रिप्टिकली कलर्ड, जिसको हम कैमलोफ्लेक्स कहते हैं, वो अवॉइड कर सकते हैं प्रीडेटर के थ्रू, ताकि उनको प्रीडेटर डिटेक्ट ना कर पाए। आपके सामने एक पिक्चर दिखाया है जो कि आर्मी पिक्चर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बैकग्राउंड कलर मिक्सचर्स होते हैं, मतलब कहने का मतलब है ये अपनी अपना बैकग्राउंड, ये अपने जो प्री होते हैं वो बैकग्राउंड के साथ इतना अपने आप को मैच कर लेते हैं कि प्रीडेटर उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। मैंने यहाँ पे जो आर्मी की जो यहाँ पे कॉस्ट्यूम दिखाई, तो आर्मी जनरली ऐसी कॉस्ट्यूम इसलिए यूज करती है क्योंकि जनरली जो जंगलों में जाते हैं तो वो उनका स्ट्रक्चर उसके बैकग्राउंड से मैच कर जाए, और कोई भी, अब जैसे कोई भी जो भी टेररिस्ट है या कोई भी पर्सन उनको आइडेंटिफाई ना कर पाए। जैसे आपने देखा होगा जो लाइक हमारे यहाँ पे जो जो 0 डिग्री टेम्परेचर रहते हैं, जो हमारी आर्मी रहती है, ओके। अब वहाँ पे अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे जनरली जो ऐसे रहते हैं बर्फ एरियाज में जो आर्मी लगी रहती है, हमेशा वो सफेद कपड़े पहनती है। क्यों? ताकि उनको लाइक वो ढक जाए, ठीक है, स्नो के जैसे कपड़े होते हैं, तो ढक जाए तो कोई भी टेररिस्ट उसको पहचान ना पाए। आपने देखा होगा कई बार आर्मी होती है रात के टाइम पे, जब कभी भी उनको इन्फिल्ट्रेट करना होता है, कुछ मिशन पे होते हैं, तो हमेशा अपने चारों तरफ वो काले टीके लगा लेते हैं, तो ताकि वो रात के अंधेरे में वो दिखाई ना दे। इसे ही हम कहते हैं कैमोफ्लैग। मैं आपको बहुत सारे कैमोफ्लैग दिखाता हूँ, ये देखिए। अब ये देखिए, अगर आप ये देखिए, क्या आप इसको पहचान पा रहे हो? ये एक यहाँ पे एक तरह की ये जैसे लाइक तितली है, ठीक है। अब देखिए, इसने अपने आप को बिल्कुल बैकग्राउंड जैसा कर लिया, तो कोई प्रीडेटर इसको पहचान नहीं पाता। यहाँ पे देखिए, ये एक रेप्टाइल है,
ठीक है? जिसने अपने आप को पूरी तरीके से इसके बैकग्राउंड जैसा कर लिया, तो आप उसको पहचान नहीं पा रहे, तो ये भी कैमोफ्लेज है। यहाँ पे देखिए स्नेक है, ये जो बटरफ्लाई है इसको अब नहीं कर पाए। अभी ये स्नेक है, इसने बिल्कुल अपने आप को बैकग्राउंड जैसा कर रखा है, तो ये कैमोफ्लेज्ड है। तो ये होता है कि प्रेडेटर, ये देखिए एक और आपके सामने एग्जांपल है, तो ये कैमोफ्लेज्ड होते हैं जिसमें अपने आप को प्रे बचा सकता है। सम आर पॉइजनस एंड देयरफॉर अवॉइडेड बाय प्रेडेटर्स, कुछ ऐसे पॉइजनस भी होते हैं जिसको प्रेडेटर अवॉइड भी कर देता है। जैसे कि मोनार्क बटरफ्लाई है जो कि इज हाईली टेस्टफुल टू प्रेडेटर, मतलब एक मोनार्क बटरफ्लाई होती है, ये मोनार्क बटरफ्लाई ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी आपको। तो ये ऐसी बटरफ्लाई होती है जो कि अपने प्रेडेटर के लिए बहुत टेस्टलेस होती है, और जनरली क्या होता है इसके अंदर टॉक्सिक कंपाउंड्स भी होते हैं बॉडी में, क्योंकि क्या होता है ये जो मोनार्क बटरफ्लाई होती है एक ऐसे लाइक ड्यूरिंग द कैटरपिलर स्टेज, जब वो कैटरपिलर की स्टेज में होती है, मतलब जब वो लाइक अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज में होती है, तो वो क्या होता है पॉइजनस वीड के ऊपर डिपेंडेंट होती है, दैट्स व्हाई अपने आप को पॉइजनस कर लेती है। इवन प्लांट्स भी कई बार क्या होता है, फॉर प्लांट्स हर्बीवोरस कुछ फॉर प्लांट्स हर्बीवोरस आर द प्रेडेटर्स, प्लांट्स में भी कुछ ऐसे हर्बीवोरस प्रेडेटर होते हैं, प्लांट्स में भी कुछ हर्बीवोरस होते हैं जो प्रेडेटर्स होते हैं। नियरली 25% ऑफ इंसेक्ट आर नॉन टू बी फाइगोफेगस। ओके, मतलब कहने का मतलब है कि कुछ प्लांट्स के भी अगर माने जाएं तो कुछ हर्बीवोरस होते हैं जो प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि 25% ऑफ जो इंसेक्ट होते हैं वो जनरली फाइगोफेगस होते हैं जो कि प्लांट सैप के और अदर प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। द प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली सीवियर फॉर ए प्लांट बिकॉज, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है एनिमल तो अपने भाग सकते हैं, हिरन भाग सकता है, क्या प्लांट भाग सकते हैं? नहीं भाग सकते। वो कैमोफ्लेज कर सकते हैं, प्लांट नहीं कर सकते। तो प्लांट भी अपने आप में मॉर्फोलॉजिकल अडॉप्टेशन लेके आते हैं, कुछ देखिए डिफेंस लेके आ गए। एग्जाम्पल के लिए अकेशिया एंड कैक्टस, अकेशिया और कैक्टस इसने क्या किया, इन्होंने अपने चारों तरफ कांटे बना लिए जिससे कि मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस कहते हैं, जिसकी वजह से ये प्रे से बच सकते हैं, प्रीडेटर से बच सकते हैं, सॉरी। मेनी प्लांट प्रोड्यूस स्टोर केमिकल, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो केमिकल को स्टोर करते हैं जो कि हर्बीवोरस को बीमार कर सकता है जब उसको वो खाते हैं। इवन लाइक उनके फीडिंग एंड डाइजेशन जब वो खाते हैं उसको इनहिबिट कर देता है, और कई बार क्या होता है इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को खत्म करके इवन मार तक देता है। यू मस्ट सीन द कैलोट्रोपस ग्रोइंग इन अबंडेंट फील्ड। कैलाट्रोपस अगर आपने देखा होगा कि जो कैलाट्रोपस एक तरह की वीड होती है जो कि जनरली फील्ड में उगती है, और जब कभी भी जनरली जब ये कैलाट्रोपस उगती है तो कई बार कोई भी कैटल उसको नहीं खाता है। क्यों नहीं खाता है कैलाट्रोपस को? क्योंकि उसके अंदर हाईली पॉइजनस कार्डिक ग्लाइकोसाइडेज होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसको कोई भी हार्ट इश्यूज हो सकती हैं। तो इसकी वजह से कोई भी कैलाट्रोपस को प्रेडेटर नहीं खाता है। तो ये सबको मैकेनिज्म दिए है, तुम भी अपने आप को बचाओ, सॉरी। इसके अलावा जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि आप कमर्शियल स्केल पे प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हो, जैसे कि निकोटीन है, कैफीन है, क्यूनिन है, स्टायरोकाइनिन है, ओपियम है, जिसको मेडिसिन में भी बनाया जाता है। एक्चुअली मेडिसिन में बनाया जाता है लेकिन इनका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, उनको प्रीडेटर से बचाने के लिए। तो ये प्रीडेशन हमारा खत्म हो गया। अब कल के लेक्चर में हम कंपटीशन शुरू करेंगे कि देखिए कंपटीशन इंपॉर्टेंट है, उससे एक दो क्वेश्चंस आए भी और थोड़ा सा पढ़ा है। फिर आपके दो तीन टॉपिक और हैं वो भी हम खत्म कर देंगे स्लोली एंड स्लोली। ओके, सो ये चीज ध्यान रखिएगा, और जस्ट ट्राई टू बी अंडरस्टैंड कि आप कंटेंट देखिए, सिर्फ कोर्स एक ही पॉइंट पे हमेशा स्टेबल रहना कि कोर्स खत्म होगा, कोर्स कब खत्म होगा, कोर्स कब खत्म होगा, उससे कोर्स खत्म नहीं होगा। कोर्स जब खत्म होगा जब आप पढ़ोगे, अदरवाइज सिर्फ कहने से कोर्स खत्म नहीं होगा कभी भी। ओके, तो लेक्चर देखिएगा, हम कल इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे।